कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। जब आई हमारी बारी तो वक्त के सांचे ही बदल गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्टों को लेकर के मैं आपके सामने हर बार आता रहता हूँ। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हिंदी के उन विद्वानों के लिए, हिंदी की तैयारी कर रहे उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें संधि का टॉपिक तो समझ में आ ही गया। ज़्यादा नया मानूं तो जिसको लगता है दीर्घ संधि तो हमें समझ में आ ही गई। चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जितने भी हमारी वीडियो वहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं और बड़े ही नॉलेज को बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। नॉलेज को बढ़ाने वाले हमारे पास ट्रिक्स दी जाती है। तो आज मैं आपसे पहले ही बोलना चाहता हूँ, अगर आज आपने ये 2 मिनट की वीडियो देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप रह नहीं पाओगे दोस्तों। आपको पता चल जाएगा कि हमें यूट्यूबर से पढ़ना चाहिए या किसी टीचर से पढ़ना चाहिए। चलो दोस्तों देखते हैं आज का हमारी क्वेश्चन। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दीर्घ संधि की बात की जा रही है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? आई थिंक आपने सभी ने पढ़ लिया कि जब कोई भी दो एक समान स्वर अर्थात अ प्लस अ मिल जाए, ठीक है, या फिर मैं कहूं आ प्लस आ मिल जाए, तो इस प्रकार से अ ई उ और री, इनमें से कोई भी स्वर मिल जाए तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। ये आपका मानना है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि आप ऐसा मानते हो। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पे संधि कौन सी है और शब्द क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है कि ई प्लस इंद्रह। ध्यान रहे दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन का गलत जवाब दे दो, ठीक है। तो ई प्लस इंद्र है, इसका बनने वाला शब्द क्या होगा? क्या ई प्लस ई दोनों को मिला करके हम ऐसा कर सकते हैं, इंद्र। उ प्लस उमेश है, इन दोनों को मिला के क्या ऐसा किया जा सकता है, उमेश। उ प्लस उत्तिष्ठ, क्या दोनों को मिला के ऐसे किया जा सकता है, उत्तिष्ठ। क्योंकि जो अब तक आप पढ़ के आए हो उसके अनुसार तो संधि यहाँ पे दीर्घ ही बन रही होगी। जितना आप समझते हो, जितना आप समझ के आए हो उसके अनुसार तो आपके अनुसार संधि दीर्घ ही बनती होगी। अब आप कहोगे ई प्लस ईश है, तो सर वही दोनों ई मिलके बड़ी बन जाएगी और ईश शब्द बन जाएगा। आप कहोगे उ प्लस उष्मा, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा दोनों को मिला के, और पीछे क्षमा तो यूं का यूं आ जाएगा, उष्मा ऐसे बन जाएगा। अगर आपका मानना अब तक यूं है और आपका मानना है कि इन सभी में दीर्घ संधि है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई सा भी आंसर आपका सही नहीं है, अगर अब तक आपका ऐसा मानना है। दोस्तों आई थिंक आपने दीर्घ संधि को ध्यान से समझा ही नहीं कि दीर्घ संधि में क्या कहा गया था। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इनका आंसर भी क्या होगा और ये किस प्रकार से सोल्व आउट होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ई प्लस इंद्र है, इसका जो शब्द बनने वाला है वो इंद्रह नहीं बनेगा, वो ई इंद्रह यूं का यूं ही रहेगा। ई इंद्र है शब्द यूं का यूं ही रहेगा, यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी। जबकि कंडीशन आ चुकी है ई प्लस ई, और जब 2 ई मिल जाती हैं तो दीर्घ ई बन जाती है, ये आप भी जानते हो। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो ई इंद्र यूं का यूं ही बनेगा, दीर्घ संधि नहीं होगी। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दीर्घ संधि क्यों नहीं होगी। उससे पहले आप देखिए आगे आने वाले शब्दों में भी क्या ऐसा ही रहने वाला है। उ प्लस उमेश है, अगर आपका मानना है कि शब्द ये बनेगा तो आपका मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उ प्लस उमेश का उमेश है, ये शब्द यूं का यूं ही रहने वाला है। यहाँ पे कोई दीर्घ संधि नहीं होगी, यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। समस्या मत अपने माइंड में क्रिएट करना दोस्तों, क्योंकि समस्या का सॉल्यूशन लास्ट में बताने वाला हूं, बस देखते रहिए पूरी वीडियो को। अभी अगर आपको लगता है ई प्लस ई से है का जो
शब्द है वो ईशह बन जाएगा, अर्थात दोनों को मिला के एक दीर्घ ई बन जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो गलत है दोस्तों। क्या बनेगा यहाँ पे ई प्लस ईशह का ई ईशे है, ये यूं का यूं रहने वाला है। बीच में हमने छोड़ दिया ऊ प्लस उत्तिष्ठ है, वो भी हमारा ऊ प्लस उत्तिष्ठ है। यूं का यूं ही रहने वाला है, कोई दीर्घ संधि नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि ऊ प्लस उष्मा, यूं का यूं ही रहेगा दोस्तों, ऊ उष्मा, ऊ उष्मा, ये यूं का यूं ही रहने वाला है, यहाँ पे कोई दीर्घ संधि नहीं होगी। तभी मैं पहले कहा था कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और जब आई हमारी बारी तो वक्त के साथ से ही बदल गए। दोस्तों किसी भी टॉपिक को समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता, उसकी ऐसे की ऐसे कॉपी नहीं करनी होती। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो शब्द हैं वो इस प्रकार बन रहे हैं, वहां पे दीर्घ संधि नहीं हो रही, इनमें से कोई भी आंसर नहीं बन रहा। अभी बहुत सारे शिक्षाविद तो ये बोलने वाले हैं सर यहाँ पे इसलिए नहीं बना होगा कि यहाँ पे ई प्लस इंद्र है, ऊ प्लस उमेश है, ऊ प्लस उत्तिष्ठ है, कोई शब्द नहीं है, और या फिर वो कहने वाले हैं कि इनका कोई भी अर्थ ही नहीं है। ई का ऊ का ये जो यहाँ पे दिए गए कोई अर्थ नहीं। और संधि में क्या होता है, दोनों तरफ के जो वर्ण होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तब जाके ही यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि बनती है। अगर आपका मानना अब तक ये है तो आपका मानना अब भी गलत है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ई इंद्र जो शब्द है, यहाँ पे इस ई का अर्थ क्या है, ये यहाँ पे विस्मय सूचक शब्द है ई। जैसे आप बोलते हो ना ई आ गया तू, ई ऐसा हुआ, वो ई विस्मय सूचक शब्द मान लिया जाता है, विस्मय सूचक। तो यहाँ पे ई विस्मय सूचक है और आगे लिखा गया इंद्र, जैसे ई इंद्र है अर्थात ई इंद्र जी हैं, तो यहाँ पे ई का मीनिंग है। अब बात करते हैं ऊ उमेश है, विस्मय सूचक, ऊ मोहन आ गया, ये ऊ भी क्या है, विस्मय सूचक है, तो ऊ का भी अपना अर्थ है। अब बात करते हैं ऊ उत्तिष्ठ, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, संबोधन का प्रयोग कर रहा है, ऊ उत्तिष्ठ, यहाँ पे संबोधन सूचक शब्द है। अब बात करते हैं ई ईशय है, ई वही विस्मय सूचक, ईश ईश मतलब स्वामी, ठीक है, और ऊ उष्मा, ऊ वही विस्मय सूचक, उष्मा मतलब गर्मी, बोलते ना ऊ इतनी गर्मी, तो ये जो है उस विस्मय सूचक शब्द है, इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि इनका कोई अर्थ नहीं है। अब चलते हैं लास्ट में सॉल्यूशन पे कि ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों दीर्घ संधि में ये बात सही है, जब दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है, अगर वो एक समान हो तो। मगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ई इंद्र और दीर्घ संधि, साफ साफ दीर्घ संधि के बाद एक सूत्र लिख दिया जाता है कि अगर वो निपात एका जनांग, अगर वो एक वर्ण वाला हो, एक वर्ण वाला हो और शब्द के साथ जुड़ रहा हो, तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का अर्थ होता है वहां पर दीर्घ संधि ना होकर के वो यूं का यूं रह जाएगा। तो दोस्तों ये उसी सूत्र के उदाहरण हैं। अब इनको कुछ एक टीचर क्या बोलते हैं, ये अपवाद है। ये अपवाद दोस्तों भाषा में कोई भी नहीं होता। भाषा जिसकी हम बात करते हैं, हिंदी और संस्कृत जो भाषा है, विषयों की साइंटिफिक भाषाएं हैं, इनमें कोई अपवाद नहीं होता। जो लोग अपवाद बोलते हैं वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसको उस रीजन का पता नहीं होता, अपवाद बोल के वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो इन भाषाओं में कोई अपवाद नहीं, नियमों के अनुसार ही चलती है, ठीक है। नियम मैंने आपको बता दिया, अगर एक वर्ण के साथ कोई शब्द जुड़ जाता है तो साफ सी बात है वो यूं का यूं रह जाएगा। और सूत्र क्या है, निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, निपात एका जनांग अर्थात निपात के साथ जब एक स्वर, और वो भी किसको, आंग को छोड़कर, वो ए या आ में से नहीं होना चाहिए। अगर वो स्वर ए या आ में से है तब संधि हो जाएगी। अगर यहाँ पे ए प्लस अरुण होता तो वहां पर संधि हो जाती, आंग को छोड़कर, ए आ को छोड़कर, ठीक है।
यहाँ पे ये इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्यों को जानने के लिए और हिंदी में एक अच्छा विद्वान बनने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को आचार्य सत्येंद्र। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, और जितना चाहे सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।